अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पसंदीदा किरदार जलील की नई चालबाजियाँ और जिमी की हिमाकतें। अपनी महबूबा के वरगलाने पर जलील के जहन पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की धुन सवार रहती थी और इस सिलसिले में वो नित नाए ताने बाने बुनता रहता था। इस बार जलील ने दौलत के असूल के लिए अपने अहमक दोस्त जिमी के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी थी। इस कहानी का नाम है बसियार खौरी। काशिफ ज़ुबैर साहब बहुत अच्छे मुसन्निफ थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता फरमाए। कहानी शुरू करते हैं। पिछला इक़्तिसादी साल मेरे हक़ में इतना ही ख़राब गुजरा था जितना ख़राब हुकूमत और वज़ीर ख़जाना के तमाम तर दावों के बावजूद अवाम के हक़ में गुजरा था। गुज़श्ता साल मैंने मजमूई तौर पर दर्जन हेरा फेरियों में जितना कमाया था उसके एदादोशुमार बजट के एदादोशुमार की तरह खुशकुन ही लगते थे। दरहकीकत उनका हाल मिनी बजट से मुख्तलिफ नहीं था। शन्नो ने मेरे बैंक अकाउंट में इजाफे की खुशखबरी सुनाई थी और साथ ही मुझे खबरदार किया था कि नए साल में मैंने अपनी कोशिशों को दुगना नहीं किया तो वादा वसल से इतना ही दूर रहूँगा जितना तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से दूर है। शन्नो की इस वार्निंग के बाद मेरे लिए नए माली साल की मनसूबाबंदी नागज़ीर हो गई थी, जिसका वाहिद नुक्ता यही था कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। इसके लिए स्कीमें तैयार करना असल काम था। शन्नो ने मुझे बताया था कि मैंने उसे जितना कमा कर दिया था उसका निस्फ किसी न किसी बहाने वापस ले लिया था। मैंने लफ्ज़ बहाने पर एतराज़ किया तो शन्नो ने उसे ज़रूरत में बदल दिया। उसने बताया कि मैं कमाने के लिए स्कीमें बनाता था, इनमें सरमायाकारी का तनासब निस्फ हो गया था। उसने मुझसे तनासब कम करने को कहा। मैंने शन्नो को याद दिलाया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे 25,000 लाकर दिए थे बग़ैर सरमायाकारी किए। जिमी से भूत बंगले वाले केस में हासिल शुदा रकम मैंने और राजा ने आधी आधी बांट ली थी। इसके बाद राजा किसी भूत की तरह गायब हो गया था। उसका बाप भुननाता हुआ उसका पूछने मेरे घर तक आ गया था और अम्मा से सलवाते सुनकर रुखसत हुआ था। खुद मुझे नहीं पता था कि राजा कहाँ है। शन्नो का बजट इजलास पूरे 2 घंटे जारी रहा था और जब मेरा मूड ज़रा रोमांटिक होने लगा तो होशियार खाला लाउड स्पीकर ने उसे नीचे तलब कर लिया, जैसे कौमी असम्बली का स्पीकर सरकारी अराकीन की तकरीरों के बाद इजलास ख़त्म कर देता है। मैं बन्ने भाई के होटल पर बिरयानी तनावल करते हुए राजा के बारे में सोच रहा था। शायद वो अपने दरीना ख्वाब के मुताबिक लाहौर चला गया था और वहाँ से उस वक्त वापस आता जब उसके पास वापसी के किराए के सिवा कुछ न रहता। लंच करके जब मैं बिल अदा कर रहा था, अचानक बैरों ने हाल से टेबल्स एक तरफ करना शुरू कर दी। वैसे भी लंच का वक्त तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था। मुझे हैरत हुई कि ये क्या हो रहा है। बैरों ने हाल के वस्त में 2 बड़ी टेबलें सजाईं और इनके चारों तरफ 8 कुर्सियां लगा दी। मैंने बकिया रकम लेते हुए बन्ने भाई से पूछा, यार बन्ने भाई, ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी शादी की सालगिरह है? देखता रहे प्यारे, तेरे मतलब की चीज़ है। क्या तूने कोई डांस वगैरह शुरू करा दिया है? मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। वो जिसमें डांसर आती तो कपड़ों के साथ थे पर वापस अबे नहीं। बन्ने भाई खफा हो गए थे। मेरे होटल में ऐसा कोई काम नहीं होता। मैंने हैरत से देखा, अब लोग कुर्सियों के बजाय दीवारों से लगे खड़े थे। ज़रा सी देर में हॉल में पहले से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इसके बाद मोटे ताज़े अफराद की आमद शुरू हुई जो आकर मेज़ों के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए और बैरों ने उनके आगे डिशें लाकर रखना शुरू कर दी। सबसे पहले 1 किलो भुने गोश्त की डिश थी जो उन्होंने देखते ही देखते साफ़ कर दी। जब तमाशाइयों ने बने भाई से शर्त लगाना शुरू की तो मुझे पता चला है 9 अफराद में खाने का मुकाबला हो रहा है। एक ज़माने में ऐसे मुकाबले होटलों के नामवरी के लिए मुनक्किद किए जाते थे। बने भाई ने इस मुकाबले को कमाई का ज़रिया बना लिया था। लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार पर रकम लगा रहे थे। शर्त का तनासब यकसा था, यानी रकम लगाने वाले को 1 के बदले 2 मिल रहे थे। जवारी रकम लगा रहे थे। शर्त की रकम की कोई हद नहीं थी। लगाने वाले 10 रुपये भी लगा रहे थे। एक शख्स ने बने भाई को 10,000 भी दिए। बने भाई मखसूस छपे हुए टोकन पर रकम और जिस खाने वाले पर शर्त लगाई जा रही थी उसका नंबर लिख रहे थे। ये टोकन शर्त लगाने वाले के हवाले कर दिया जाता। जीतने की सूरत में वो ये टोकन दिखाकर अपनी रकम दुगना करके ले सकता था।
मैंने बन्ने भाई की जहानत पर आश्चर्य किया। उसने कमाने का कितना सादा तरीका निकाला था। ज़्यादा खाकर जीतने वाले को इनाम में 10,000 रुपये देकर भी बन्ने भाई फ़ायदे में रहता था। एक तरफ बोर्ड पर मुकाबले और शर्त लगाने के कवायद लिखे थे। पहले मरहले में मुकाबला करने वालों को यकसा तौर पर 4 डिशें दी जाती थी। इसके बाद असल मुकाबला शुरू होता था। इसमें शुरा ने पहले ही अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लिखवा दी होती थी। ये सारी चीज़ें एक एक करके सारे शुरा को खाना पड़ती थी। इस मरहले से पहले मुकाबले से दस्तबरदार होने वाले को 1,000 रुपये का जुर्माना किया जाता था और जुर्माने की रकम होशियार बन्ने भाई पहले ही रखवा लेता था ताकि कोई महज पेट भरने के लिए ना आ जाए। 12 डिशें खाना आसान काम नहीं था। इस मरहले के बाद जो भी मुकाबला जारी रखना चाहते थे वो सब बारी बारी खाने की जो चीज़ चाहते मंगवा सकते थे और यह सिलसिला आखिरी आदमी तक जारी रहता। दूसरे मरहले के बाद 8 में से 5 दस्तबरदार हो गए। अब 3 अफराद मुकाबले पर थे। सेहत के लिहाज से ये तीनों ही अजीम शान थे। उन्हें देखकर मुझे जिमी याद आ रहा था। खाने के मामले में वो इस मुकाबले में शरीक होने का अहल था। आखिरी मरहले में शरीक नंबर 7 की फरमाइश पर 1 किलो खोए वाला दूध मंगवाया गया। उसे ख़त्म करते करते एक और उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो गया। अलबत्ता 2 अभी तक डटे हुए थे। नंबर 5 ने अपनी बारी पर 1 दर्जन रोल का ऑर्डर दे दिया और उसने ये सारे रोल खाकर मुकाबला जीत लिया। उसका मुखालिफ 7वें रोल पर दस्तबरदार हो गया था। जो लोग शायद जीत गए थे उन्होंने मारे खुशी के जीतने वाले को शानों पर उठा लिया। मैं जिमी को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा खाने के इस मुकाबले में हिस्सा लेकर वो 10,000 हासिल कर सकता है, लेकिन जिमी मुझसे नाराज़ था। उसे शुबा था कि भूत ने उसके बंगले को खाली नहीं किया था। मैंने उसे धोखा दिया था। उससे जादू बाबा के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया वो तो चिल्ला खींचने केटू पहाड़ की तरफ जा चुके हैं। जिमी ने मशकूक नज़रों से मुझे देखा। बकवास न कर, मैंने पढ़ा है वहाँ खासी सर्दी होती है। बाबा के लिए सर्दी की कोई अहमियत नहीं होती। कई बार उन्होंने डीप फ्रीज़र में बैठकर चिल्ला काटा है और एक बार तनूर में रोटी लगाने वाले ने जब कोई 25वीं रोटी लगाई तो उसे ख्याल आया। उसने अंदर झांका, बाबा रोटी तनावल फरमा रहे थे। तू बकवास करता है। जिम्मी अपने यकीन पर कायम रहा था। चल मैं बकवास कर रहा हूँ, तू चलकर खुद बने भाई के होटल में देख ले। आखिर तुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? जिम्मी मेरे यार ज़रूरी नहीं है मैं हर काम में अपना भला ही तलाश करूँ। मैंने उसे समझाया, तेरे लिए मैं ये काम बिल्कुल मुफ्त फीस सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। अगर तूने इनाम जीत लिया तो मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मैं नहीं मान सकता। जिमी ने शद्दोमत से इनकार में सर हिलाया। तू शादी भी मुफ्त फीस सबीलिल्लाह नहीं करेगा। हाँ, ये काम तो मैं मफाद के बगैर कर ही नहीं सकता। मैंने एतराफ़ किया। तू शन्नों की वजह से मरा जा रहा है। जिमी ने हासेदाना अंदाज में कहा। एक राजा है, गुड्डी से भाग रहा है। हाथी और हिरनी में कुछ तो फ़र्क होगा। मैं हंसा, ये सोचकर कहाँ राजा और कहाँ तेरी जैसी गुड्डी। मैंने भी गुड्डी के लिए सोचा था। जिमी ने एतराफ़ किया, मगर यार उसकी जसामत ने डरा दिया। मैंने बेसाख्ता कहका लगाया। तो जिमी ने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा। जलील दफ़ा हो जा मरदूद, मुझे काम करने दे। इस वक्त वो अपनी पतलून की मुरम्मत कर रहा था जो उसने लंडा मार्केट से कई नाकारा पतलूनें तकरीबन मुफ्त लेकर उनसे अखज़ की थी। वैसे इसे जिमी की ईजाद भी कहा जा सकता था। इसमें सिवाय 2 पांचों के पतलून वाली कोई बात नहीं थी। इसमें अकबी सिमत में भी एक ज़िप लगी थी। इसकी वजह जिमी ने यह बयान की कि जहाँ से ज़रूरत हो आदमी वहाँ से ज़िप खोल ले। उसके निचले पांचों पर भी ज़िप लगी थी। इनकी वजह तस्वीरें दरियाफ्त करने पर उसने बयान दिया कि जब उसे गर्मी लगेगी वो इन्हें खोल दिया करेगा। बात यह थी कि जिमी ने जिन 4 पतलूनों से ये पतलून तैयार की थी वो उनका एक मामूली सा हिस्सा फेंकने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने उन्हें अपनी अजूबा रोज़गार पतलून में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था। क्योंकि दर्जी भी जिमी खुद था, इसलिए उसे आए रोज़ उसकी मुरम्मत की ज़रूरत पेश आती थी। बल्कि एक बार जब सड़क पर गुजरते पास से गुजरती मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के ने हाथ मारकर जिमी की पतलून का एक हिस्सा फाड़ दिया तो जिमी ने वहीं जेब से सुई धागा बरामद किया और मोटरसाइकिल वाले लड़के के ख़ानदानी शजरे में तरामीम और इजाफे के साथ पतलून के फट जाने वाले हिस्से की मुरम्मत शुरू कर दी। सिर्फ सुई धागा ही नहीं बल्कि जिमी के पास जेबों में इस पतलून के लिए कपड़े के टुकड़े तक मौजूद रहा करते थे। देख जिमी, तू 1 हफ्ते का खाना फ्री में खा सकता है। इस मुकाबले में शिरकत के बाद तुझे हफ्ते भर तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले हफ्ते तू फिर इस मुकाबले में शरीक हो सकता है। मैंने जिमी को कायल करने की कोशिश की। बिल्कुल मुफ्त में, जिमी ने यकीन ना करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, तुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 1000 रुपये? जिमी चिल्ला उठा। और तू कह रहा है कि मुफ्त में खाना होगा? 4000 में तो मैं 2 महीने खा सकता हूँ।
तू 4 महीने भी खा सकता है, पहले पूरी बात सुन लिया कर। 1000 रुपये खाने के नहीं हैं, बल्कि पहले 2 राउंड तक लाजमन खाने के हैं। अगर कोई 2 राउंड से पहले भाग ले तो बंदे भाई ये रकम जब्त कर लेगा। तू बेशक दूसरे राउंड के बाद दस्तबरदार हो जाना, और अगर तू मुकाबला जीत गया तो 10,000 तुझे मिलेंगे, वरना तेरे 13,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस बात ने जिमी को गौर करने पर मजबूर कर दिया। उसने गौर व फिक्र करते हुए पतलून की मरम्मत जारी रखी। फिर उसे पहनकर उसने मुझसे कहा, जलील मेरे साथ चल, इस मामले में मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। मुझे अभी घर जाना है। अम्मा ने वार्निंग दी है, अगर मैं मगरिब से पहले घर ना आया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। बस 5 मिनट लगेंगे। ग्राउंड फ्लोर का एक किराएदार हरामीपन कर रहा है। 2 महीने से किराया नहीं दिया, हालांकि उसकी बीवी रोज़ बाहर जा रही है। तेरा मतलब है धंधा करती है? जिम्मी ने सर हिलाया। हसीन है, इस वजह से रोज़ ग्राहक मिल जाता है। आधी रात के बाद वापस आती है, पर किराया नहीं देती। मैं जब जाता हूँ तो ख़ुद सामने आ जाती है। उसका हरामी शौहर पिछले दरवाजे से फरार हो जाता है। और वो जो तूने पिछले दिनों पहलवानी शुरू कर रखी थी, उसका क्या बना? वो यार, वो तो ख़त्म हो गई। एक किराएदार बदबख्त ब्रूस ली का शागिर्द निकल आया। उसने मुझे फ़ज़ा में उड़ाया और कचरे की तरह फ्लैट से बाहर फेंक दिया। तब से कोई रौब में नहीं आता। और वो तो वैसे भी औरत है, और औरत भी ऐसी हराफा कि मेरी आवाज़ सुनकर जामे से बाहर हो जाती है। मुझे तो उसकी तरफ देखते हुए शर्म आती है। वो चाहती है कि मैं किराया उससे वसूल करूं, लेकिन उसे क्या मालूम कि तू बरोज़े क़यामत अपनी नेकियों का सिला भी नक़द मांगेगा अगर कोई निकल आई। बकवास ना कर। जिम्मी खफा हो गया। ये बता कि चल रहा है या नहीं? चल रहा हूँ। तू भी क्या याद करेगा? तो इससे कोई कमीशन भी नहीं लूँगा, मैंने फ़राख्तिलाना अंदाज में कहा। जिम्मी ने दरवाज़ा दिखाया। उसका पिछला दरवाज़ा है, वहाँ अगर वो निकलने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लेना और मुझे आवाज़ दे लेना। मैंने सर हिलाया और घूमकर बिल्डिंग के अगबी हिस्से की तरफ चला गया। जिम्मी ने जो दरवाज़ा दिखाया था उसके सामने खड़ा हो गया। फ्लैट ही कितना बड़ा था। जब जिम्मी ने दरवाज़ा बजाया तो मुझे यहाँ तक आवाज़ आई। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।